दोस्तों तो वेलकम बैक। आज हमारा जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले हमारी इडियम्स, इन इडियम्स के बारे में हम पढ़ेंगे किस तरीके से बड़े अल्फाज को, बड़े सेंटेंसेस को लफ्ज़ों में समेट दिया जाता है। दूसरा, हम कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब पढ़ेंगे कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब को इजीली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा कंसेप्ट है, तीसरी जो चीज़ है हमारी, वो होगी हमारी प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि बहुत से वर्ड ऐसे होते हैं जिनका तलफ़ुज़ हम नहीं जानते, बिकॉज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान में वो लफ्ज़ जैसे कोई इस्तेमाल करता है, जब हम सुनते हैं तो वैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को देखना है कि वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि आप एक दिन में सिर्फ 10 मिनट देकर, एक दिन में सिर्फ 10 मिनट दें और आप इनको 5 के 5 ये जो आपको अल्फाज हैं ये आपको याद हो सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, 10 दिन में 100 वर्ड्स हमने याद करने हैं या 50 वर्ड्स हमने याद करने हैं। उसके लिए करना क्या है, अगर आपने थोड़े से असूल, ट्रिक्स और रूल्स को फॉलो कर लिया तो ये जो 5 मैं आपको इडियम सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे। वो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि उसके लिए आपने एक आसान सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि इन 5 मिनट्स को आपने 10 मिनट देना है, यानी इसे डेली 10 मिनट देकर आप इसे याद कर सकते हो। क्या करना है कि 10 मिनट इनको देने हैं, 10 मिनट के बाद ये नहीं करना फिर इन्हें रटना ही शुरू कर देना है, फिर 10 मिनट, यानी 10 टाइम्स नहीं करना। 10 मिनट के लिए सिर्फ एक ही दफा आप इनको पढ़ लें, फिर उसके बाद 24 घंटे में फिर आप क्या करें, इसको दोबारा देख लें। फिर तीसरे दिन के बाद ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, जस्ट फोकस ऑन दैट। आपने इन वर्ड्स को अपने अल्फाज में भी क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जिसके लिए आप अपने हमारे पहले वर्ड को देख लीजिए। जैसे कि हमने पहला वर्ड लिखा हिट द हाई। हिट द हाई, जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो पता ऐसे चलता है कि समवन वांट टू पंच द हाई, समवन मतलब कोई पंच करना चाहता है हाई को, बट इट डजंट मीन कि हमने हाई को पंच करना है या किसी को हाई मारना है। इट मींस कि जब आप थके हुए होते हैं और अपने दोस्तों को कहना चाहते हैं कि यार मैं थक गया हूं, अब मैं सोना चाहता हूं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, hit the high. For example, sorry guys, I want to hit the guy. I hit the high now. मतलब अब मैं थका हुआ हूं और मैं सोना चाहता हूं। उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका सेंटेंस दे देता हूं। क्या हम लिखेंगे, sorry guys, I am going to hit the high। ठीक है, अब क्या हमने लिखा, हमने लिखा सॉरी गाइस आई एम गोइंग टू हिट द हाई। मतलब दोस्तों के साथ थे, कोई पार्टी चल रही थी या आप कुछ भी कर रहे थे, तो आपको थकान हुई और आप सोना चाह रहे थे, तो आपने कह दिया सॉरी गाइस आई एम गोइंग टू हिट द हाई। ठीक है, क्या है हिट द हाई का मतलब, आम लफ्जों में हम क्या करेंगे, इसका मतलब होगा गेट टायर्ड एंड वांट टू स्लीप। आप याद रखिए, कभी भी इंग्लिश के जो वोकैबुलरी होती है उसको याद करने के लिए आपको उर्दू मीनिंग रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ लिखिए ना, गेट टायर्ड एंड वांट टू स्लीप। ठीक है, इसका ये मतलब याद करना है। तो आपने एक जुमला मैंने आपको बता दिया, अब एक आपने खुद बताना है। ठीक है, जब आप खुद बनाएंगे तो उससे ये होगा कि आपके अंदर फ्लुएंसी आएगी। जैसे हमने बना दिया कि सॉरी गाइस आई एम गोइंग टू हिट द हाई, मैं थका हुआ हूं और मैं सोने जा रहा हूं। ठीक है, हमारा सेकंड वन है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग को सुनता ही पता लगता है कि किसी की टांग तोड़ना, मतलब ब्रेक का मतलब तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, तोड़ना। तो हम क्या कह रहे थे, एक बात याद रखिएगा, एक लफ्ज होता है ब्रेक, एक होता है ब्रेक। ये लफ्ज है ब्रेक। जब हम कहते हैं ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट नहीं होता, ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेक अ लेग। अब इसका जो मतलब बनता है ये है विशिंग अ गुड लक, मतलब किसी को आप गुड लक कहना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, विशिंग अ गुड लक, यानी आप एक लफ्ज बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग। इसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं। Break a leg, sir, your
be good. अब हमने क्या कहा, यहां पर हम ब्रेक अ लेग कहकर, इसका मतलब यह है कि हम गुड लक कह रहे हैं कि ब्रेक अ लेग यानी गुड लक सर, यू विल बी गुड, आप बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। ये हमने यहां पर क्या किया, विशिंग अ गुड लक, मतलब हम गुड लक के लिए कह रहे हैं कि ब्रेक अ लेग सर, ब्रेक अ लेग सर, यू विल बी गुड या यू विल बी फैबुलस, ठीक है, समझ आ गया। आप मतलब किसी को भी कह सकते हैं कि ब्रेक अ लेग फ्रेंड, यू विल बी रॉक, मतलब अपने दोस्त के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, विशिंग अ गुड लक। हमारे पास तीसरा जो है इडियम है वो है takes two to tango. What is that word? Takes two to tango. इसका मतलब है कि not only one guilty. It means कि एक का कसूर नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन हो जाती है क्रिमिनल सिचुएशन में, तो हम कहते हैं जब हम चोरी को देखते हैं या किसी भी सीन को देखते हैं तो हम कहते हैं ये किसी एक का काम नहीं है, ठीक है, मतलब एक गिल्टी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट ओनली वन गिल्टी, के मतलब कोई एक कसूरवार नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं असद isn't the only one guilty here, ठीक है। Asad isn't the only one guilty here. जी बेटा, अब हमने लिखा Asad isn't the only one guilty here. It takes two to tango. मतलब असद सिर्फ अकेला कसूरवार नहीं है, उसके साथ कोई और भी मुजरिम है, कोई और भी कसूरवार है, समझ आ गया। मतलब ये काम किसी एक का नहीं है, ये दो लोगों का काम है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि it takes two to tango, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ब्लो ऑफ स्ट्रेन। अब इस लफ्ज को देखने के बाद, मतलब ये लफ्ज अगर हम देखें, इडियम को ना समझें, तो पता ऐसे लग रहा है कि स्टीम लेना। फॉर एग्जांपल, यू जस्ट गो इन फ्रंट ऑफ द टी केटल एंड हफ एंड पफ, मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, क्या मतलब मैंने आपको बताना है, गेट रिड ऑफ स्ट्रेस। मतलब फॉर एग्जांपल, आप दोस्तों में थे, किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जो आपको नागवार गुजरी, उसके बाद आपको गुस्सा आ गया, गुस्सा आने के बाद अब आप क्या करना चाहते हैं, वहां से जाना चाहते हैं, मतलब कुछ आप ऐसा करना चाहते हैं कि मतलब आप उस स्ट्रेस को, उस एंगर को खत्म करना चाहते हैं, तो उन लफ्जों में आप क्या कहेंगे, सॉरी गाइस, आई वांट टू ब्लो ऑफ द स्टीम, आई एम सो एंग्री एंड आई वांट टू ब्लो ऑफ स्टीम। मैं बहुत गुस्से में हूं और मैं अपने गुस्से को खत्म करना चाहता हूं, इससे क्या रिलीफ लेना चाहता हूं, ठीक है। फिक्रा हम क्या लिखेंगे, so guys, here I am written here, I am so angry and I am going to go blow off some steam. It means मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं अब इसे, मतलब अपने गुस्से को, इस स्ट्रेस से निजात के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, गुस्से को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। blow off steam means get rid of stress, और इसके साथ आपने एक और भी सेंटेंस बनाना है। अब हमारा लास्ट वन है stab in the back. It means, do you know what means of stab? Stab means knife, मतलब खंजर जिसे आप कहते हैं, ठीक है। Stab in the back. It saying कि ऐसा लग रहा है कि stab in the back का मतलब है अपनी कमर में छुरा घोंपना। But in that idiom, it means betrayed by someone, मतलब किसी ने आपको धोखा दिया, और किसने दिया, उसने जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे। एक इसके लिए सेइंग है कि it is better to have a friend, it is better to have a enemy that slaps in your face better than a friend who stab in the back. मतलब उस दुश्मन, उस दोस्त से दुश्मन अच्छा है जो हमारे मुंह पर थप्पड़ मार देता है, उसकी निस्बत जो दोस्त हमें पीछे से छुरा घूमता है, मतलब हमें धोखा देता है,
So here we have learned 5 idioms in 5 minutes. You know, first one was that hit the high. I said get rid and want to sleep. Now क्या करना है आपने, इन 5 जो मैंने आपको इडियम बताए हैं इनको आपने 10 मिनट देना है और इन्हें याद करना है, ठीक है? और आपने कोशिश करनी है कि आप इसका एक एक सेंटेंस खुद से बनाएं. इट डजंट मीन हाउ यू आर मेकिंग द सेंटेंस राइट और रॉन्ग, यू जस्ट वांट टू ट्राई. आप कोशिश करें इसको बताने की और इसको बोलने की कोशिश करें. जब आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपके 3 काम होंगे. देखें, पहला काम क्या होगा, आप इंग्लिश बोलने में प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा लिखने की भी प्रैक्टिस होगी और ये आपको आगे बहुत आगे लेके जाएगी. मतलब जब आप एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपकी जो फॉर्मल है वो भी काम हो रहा है, साथ साथ आप बोलेंगे तो आप स्पीकिंग में भी जा रहे हैं और साथ साथ आप एक अच्छे राइटर भी बन सकते हैं. ओके ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द कांसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब. It is very important to understand that what is the concept of helping verb. You know, पहले ये समझिए कि helping verb का मतलब क्या है. Helping verb ऐसे फेल जो इमदाद करते हैं किसी भी सेंटेंस की, किसी भी वर्ब की. देखिए, हम क्योंकि लास्ट हमने लेक्चर में जो टेंसेस पढ़े थे उसमें हमने उनकी ब्रीफली बता दिया था कि उनकी टाइप्स कितनी होती हैं, टाइम की भी और वर्ब की भी. हमने पढ़ा था कि टेंसेस ऐसे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कौन सा काम किस समय में हुआ है. वो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि टाइम को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया था. कौन सा था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और वर्ब को हमने क्या किया था, उसे 4 हिस्सों में किया था, जैसे इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस वगैरह वगैरह. आज हम आपको बताएंगे कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या है. इसको समझने के लिए ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको समझने के बाद आपको मैंने जो पहले इडियम्स बताए हैं उनको भी सेंटेंस में बना लेंगे और ये आपको बहुत आगे काम आने वाले हैं. इस लेक्चर को लाजमी लीजिएगा, लाजमी तवज्जो के साथ. तो कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब के लिए मैं यहां पर आपको बता दूं कि क्या था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. These are 3 tenses. अब हमने इसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब सोचना है, ये पहचान करनी है कि प्रेजेंट में कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, पास्ट में कौन कौन से होते हैं और फ्यूचर में कौन कौन से होते हैं. ठीक है, आपने याद रखना है. तो प्रेजेंट में जो इस्तेमाल होते हैं पहले वो होता है डू एंड डज. ओके, सेकंड वन क्या होता है, इज एंड आर. और थर्ड में क्या होता है, हैज एंड हैव. ओके, अब हम पास्ट में आ जाते हैं क्योंकि प्रेजेंट में डू डज था तो पास्ट में हम क्या लिख देंगे, डिड. ओके, इज एंड आर था तो इसका पास्ट क्या लिख देंगे, वाज वर. और हैज हैव था तो इसका पास्ट लिख देंगे हैड. अब आ गया हमारे पास फ्यूचर. तो फ्यूचर के लिए हम क्या लिखते हैं, विल, शैल. नेक्स्ट होता है विल, बी एंड शैल बी. इधर क्या लिखते हैं, will have. So friends, here are the helping verbs. अब आपको ये याद रखना है, पहचान रखनी है कि प्रेजेंट में ये helping verb इस्तेमाल होते हैं, पास्ट में ये होते हैं और फ्यूचर में ये होते हैं. प्रेजेंट में क्या होते हैं, do and does. पास्ट में do और does did हो जाता है और फ्यूचर में क्या होता है, will और shall. इसी तरीके से प्रेजेंट में is and are, पास्ट में was were और फ्यूचर में क्या होता है, will be and shall be. प्रेजेंट में क्या होता है, has have, पास्ट में क्या होता है, हैड और फ्यूचर में क्या होता है, विल हैव होता है. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको आपने याद रखना है. याद रखिएगा ये जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, इन हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव बनाने के लिए आप नॉट लगा देंगे तो फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा. और इसी को जब आप सब्जेक्ट से शुरू में लिख देंगे तो फिक्रा आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा. मतलब डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट. और विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट भी लिख सकते हैं. ठीक है, इसी तरीके से इज एंड आर के साथ नॉट, यानी जिसके साथ आप नॉट लगा देंगे फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा. और जब आप किसी के साथ इसको सब्जेक्ट से शुरू में लिखेंगे तो फिक्रा आपका क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा. ओके, नाउ वी स्टार्टेड आवर सेगमेंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन. इन आवर सोसाइटी देयर आर मैनी वर्ड्स दैट वी मिसप्रोनाउंस्ड. फॉर एग्जांपल ऑफन ये वर्ड जो है बोला जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत है इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
Okay? The second word is that अक्सर हम बोल रहे होते हैं emergency. Emergency, not emergency, emergency. What is emergency? And the third one is that हम बोलते हैं perfect, not perfect, it's perfect, perfect. और पाकिस्तान जब भी आप बोल रहे होते हैं तो पाकिस्तानी होता है Pakistan. What is that? Pakistan. And wherever you understand that word is Muslim, not Muslim, it's Muslim. If you are going to speak in English, you have to say that Muslim, not Muslim, and Islam, not Islam. For example, Islamabad, not Islamabad. Islamabad in Urdu, but in English, the word is Islamabad. Okay? Thank you so much.